Hello people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the fourth part of Electrochemistry chapter for class 12 CBSE and ISC chemistry. In this video, we will talk about conductivity and Kohlrausch law. So let's begin. First we'll talk about some terms related to conductance. Conductance से जुड़े हुए कुछ terms हम पहले पढ़ चुके हैं, उनके बारे में दोबारा से पढ़ेंगे और कुछ नए terms हैं. पहला है resistance, the hindrance provided by the conductor in the passage of current. किसी भी मीडियम से जब करंट पास होता है कंडक्टर से तो वो उस पैसेज ऑफ करंट को कुछ हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है, कुछ रुकावट डालता है उस पैसेज में, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस. एवरी सब्सटेंस ऑफर्स लेस और मोर रेजिस्टेंस टू करंट फ्लो. अपने थ्रू करंट जो भी बॉडी फ्लो कराती है, हर बॉडी उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है. किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है. जिसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है दोज आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स, और जिन बॉडीज़ में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है दोज आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स. रेजिस्टेंस क्या होता है? आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, वेयर एल इज़ द लेंथ एंड ए इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पैसेज जहाँ से करंट फ्लो करना है. नाउ आर इज़ इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहाँ पे रो प्रोपोर्शनली कॉन्स्टेंट है. भी रो क्या होता है? दिस इज रेजिस्टिविटी, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सब्सटेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया. कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसकी लेंथ यूनिट हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी यूनिट हो, वो जितना भी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा उसको बोलेंगे रेजिस्टिविटी. रो इज गिवन बाय आर टाइम्स ऑफ ए अपॉन एल, वेयर ए इज एरिया एंड एल इज लेंथ. Next comes conductance. It is the ease with which the current flows through a conductor. The ease with which the current flows मतलब रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस जो था वहाँ पे रुकावट थी, और कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा है. तो इट इज़ गिवन बाय जी इक्वल्स टू कैपा टाइम्स ऑफ ए अपॉन एल. वहाँ एल अपॉन ए, यहाँ ए अपॉन एल, ठीक उल्टा है. जी इज इक्वल टू कैपा टाइम्स ऑफ ए अपॉन एल, जहाँ पे कैपा जो है वो कॉन्स्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी का. कैपा क्या होता है? कंडक्टिविटी. द कंडक्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया. मतलब कंडक्टिविटी जो है वो रेजिस्टिविटी का रिवर्स है. तो कैपा इज इक्वल टू 1/रो. नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस की. ये क्या होता है? द कंडक्टेंस इन मेटल्स इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉनिक और मेटालिक कंडक्टेंस. मेटल्स में जो कंडक्टेंस होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से होता है, इसलिए उसको इलेक्ट्रॉनिक या फिर मेटालिक कंडक्टेंस बोलते हैं. It is dependent on the surface of metal, number of valence electrons per metal and inversely on the temperature. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस जो है वो मेटल के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की उस मेटल के एटम्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस पर डिपेंड करता है, और साथ ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के चेंज के साथ इन्वर्सली वेरी करता है कंडक्टेंस. द कंडक्टेंस कॉज्ड बाय आयंस प्रेजेंट इन सोल्यूशन इज कॉल्ड आयनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस. किसी भी सोल्यूशन में प्रेजेंट आयंस की वजह से जो कंडक्टेंस ऑफ करंट होता है उसको बोलते हैं आयनिक या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस. अब ये जो आयनिक कंडक्टेंस है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड सॉल्वेंट, साइज ऑफ द आयंस, विस्कोसिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड टेम्परेचर. विस्कोसिटी इज रेजिस्टेंस कॉज्ड इन द फ्लो ऑफ फ्लूइड, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है तो लिक्विड फॉर्म में होगा, उसके फ्लो में जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी. साइज ऑफ द आयन और इलेक्ट्रोलाइट का जो नेचर है, साथ ही सॉल्वेंट का नेचर, और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कि इलेक्ट्रोलाइट कितना ज़्यादा है कितना कम है, नंबर ऑफ आयन्स उस पर डिपेंड करेगा. तो इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आयनिक कंडक्टेंस कितना होगा. नेक्स्ट, इफ़ ऑन द पैसेज ऑफ डीसी करंट थ्रू द आयनिक सोल्यूशन फॉर लॉन्ग टाइम कैन लीड टू द चेंज इन द कंपोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू बहुत लंबे टाइम तक डीसी करंट पास कराया जाए तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंपोजिशन चेंज हो सकता है, क्योंकि रिएक्शन कॉन्टिन्यूसली चल रही होगी. तो रिएक्शन कॉन्टिन्यूसली होने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट का जो कंपोजिशन है वो चेंज भी हो सकता है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट मोलर कंडक्टिविटी. ये क्या होता है? द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन केप्ट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ कंडक्टिविटी सेल एट यूनिट डिस्टेंस having area of cross section large enough to accommodate sufficient volume of solution containing 1 mole of electrolyte. 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट वाला सोल्यूशन कैरी करने के लिए, कंटेन करने के लिए इतना एरिया होना चाहिए, और यूनिट डिस्टेंस पे होना चाहिए. बिटवीन यूनिट डिस्टेंस, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में यूनिट डिस्टेंस होनी चाहिए, और इतना एरिया होना चाहिए कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट
कंटेनिंग सोल्यूशन को वो कैरी कर सके। तो उसका जो कंडक्टेंस होता है उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन एज द नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस। जैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन अ यूनिट सोल्यूशन डिक्रीज करेगा वैसे ही कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। ऑब्वियसली कंसंट्रेशन कम है, नंबर ऑफ आयंस कैरिंग करंट वो भी कम है, तो कंडक्टिविटी ऑल्सो कम डाउन। When the concentration approaches zero, molar conductivity reaches its limiting value known as limiting molar conductivity. जब concentration of ions tends to reach zero, the molar conductivity tends also reaches its lower limit, minimum जितनी हो सकती है, और उसको बोलते हैं limiting molar conductivity. Next comes variation of conductivity with concentration. Concentration के साथ conductivity कैसे vary करती है? तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए टाइम्स ऑफ रूट सी, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग काम करेगा। स्टैंडर्ड के लिए लैम्डा एम और लैम्डा एम कंडक्टिविटी, लैम्डा एम स्टैंडर्ड कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड माइनस ए टाइम्स ऑफ रूट सी विच इज सी इज कंसंट्रेशन एंड ए इज कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे दो सोल्यूशन, पहला जो ग्राफ है लेफ्ट साइड दैट इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड ऑन द राइट साइड इट इज़ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो वेरिएशन है वो बहुत ही शार्प है, एकदम से डाउन आ गया, लैम्डा एम इन्फिनिटी एट इनफाइनाइट कंसंट्रेशन डाइल्यूशन एंड अपॉन रूट सी। तो लैम्डा एम वर्सेस रूट सी ग्राफ है, और यहाँ पे लैम्डा एम की यूनिट जो है वो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इनवर्स है। तो कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है उसी तरीके से यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, जो इसकी कनेक्टिविटी है दैट डिक्रीजेस बट क्वाइट शार्पली। ऑन द राइट साइड जहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबाउट द वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन के बढ़ने के साथ साथ जो कनेक्टिविटी है वो कम हो रही है, लेकिन बहुत ही स्लोली, बहुत ग्रेजुअल चेंज आ रहा है, इसलिए यहाँ जो ग्राफ है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फॉर्म में बन रहा है। नेक्स्ट कम्स कोलरॉश लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो कोलरॉश लॉ क्या होता है? द लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस ऑफ द कैटायंस एंड एनायंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि जो लैम्डा एम की वैल्यू होगी, लिमिटिंग वैल्यू, दैट विल बी द सम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ कैटायन एंड एनायन। यानी कि NaCl के लिए जो लैम्डा एम की वैल्यू होगी वो होगा वैल्यू लैम्डा Na प्लस प्लस लैम्डा Cl माइनस, दोनों आयंस का जो कंसंट्रेशन है उसका सम होगा लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू। द मोलर कनेक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड। इसकी हेल्प से हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कनेक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट गिवन कंसंट्रेशन कैन बी कैलकुलेटेड, और इसी की हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यूज़ करके हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। और सिमिलरली solubility of sparingly soluble salts can also be calculated। बहुत ही कम क्वांटिटी में जो सॉल्ट सोल्यूबल होते हैं उनकी solubility भी निकाल सकते हैं यूजिंग कोलरॉश लॉ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।